हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंग्लिश विद छगन अरोड़ा। फ्रेंड्स, आज मैं आप लोगों के लिए मैथ्यू आर्नोल्ड के फेमस लिरिक डोवर बीच की लाइन टू लाइन एक्सप्लेनेशन हिंदी में लेकर आया हूं, जिसकी डिमांड आप में से कुछ फ्रेंड्स ने की थी। चलिए स्टार्ट करते हैं। डोवर बीच। डोवर बीच एक लिरिक है, एक ड्रामेटिक मोनोलॉग है जो कि इंग्लिश विक्टोरियन पोइट मैथ्यू आर्नोल्ड ने लिखा है। ड्रामेटिक मोनोलॉग का मतलब ये होता है कि जिसमें एक ही पर्सन, एक ही स्पीकर होता है। इसमें जो स्पीकर है वो पोइट खुद है। ये सबसे पहले 1867 में पोइट्री कलेक्शन न्यू पोएम्स में पब्लिश्ड हुआ था और ये एक रियल लाइफ इंसिडेंट्स पर बेस्ड है। मैथ्यू आर्नोल्ड और उनकी वाइफ फ्रांसिस जो थे वो 2 बार इंग्लैंड के साउथ कोस्ट पर गए थे, जहां पर डोवर की व्हाइट क्लिफ्स हैं, डोवर की सफेद पहाड़ियां हैं और ये इंग्लैंड के कोस्ट से लगभग 20 मील दूर हैं। चलिए अब हम पोएम को स्टार्ट करते हैं। बहुत ही शानदार पोएम है। इसकी थोड़ा सा सेटिंग ये है कि ये जो वैसे तो ये जो पोएम है इसे हम हनीमून पोएम भी कहते हैं, क्योंकि मैथ्यू आर्नोल्ड अपनी वाइफ को डोवर बीच पर हनीमून के लिए लेकर गए थे। डोवर बीच जो जगह है, यहाँ जब आप देख रहे हैं ना, ये है इंग्लैंड का कोस्ट है, सॉरी फ्रांस का कोस्ट है। ये यहाँ पर फ्रेंच कोस्ट है और ये इंग्लैंड का कोस्ट है। ये जो है ये फ्रेंच कोस्ट है और ये इंग्लैंड का कोस्ट है। ये जो सफेद पहाड़ियां आप देख रहे हैं ये डोवर की फेमस पहाड़ियां हैं। अब हम स्टार्ट करते हैं। द सी इज काम टू नाइट। रात का समय है, समुद्र एकदम शांत है। द टाइड इज फुल। समुद्र में ज्वार भाटा आ रहा है और वो पूरा तेजी से आ रहा है। The moon lies fair upon the straits. चांद बड़ा ही खूबसूरत दिख रहा है, उसकी रोशनी नैरो इंग्लिश स्ट्रेट्स पर डल रही है। स्ट्रेट होता है जल डमरू। अब जल डमरू क्या होता है? ये जो इंग्लैंड का कोस्ट और फ्रांस का कोस्ट है, इसके बीच में ये जो खाड़ी है इसे ही हम जल डमरू कहते हैं। वो कहते हैं कि इस पर चंद्रमा की रोशनी गिर रही है, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं। इसके बाद में वो कहते हैं ऑन द फ्रेंच कोस्ट द लाइट ग्लीम्स एंड इज गॉन। पोइट जो है वो जब फ्रेंच कोस्ट फ्रांस के तट की तरफ देखते हैं तो वहां पर एक लाइट ग्लीम करती है, चमकती है और अचानक ही वो लाइट गायब हो जाती है। और इसके बाद में जो पोइट है वो इंग्लैंड की पहाड़ियों की तरफ देखते हैं, जहां पर जिस साइड में वो खुद खड़े हैं। द क्लिफ्स ऑफ इंग्लैंड स्टैंड। ये जो डोवर की प्रसिद्ध पहाड़ियां हैं ये चांद की रोशनी में चमक रही हैं, खड़ी हैं। ग्लिमरिंग एंड वास्ट। ये चांद की रोशनी में बड़ी बड़ी पहाड़ियां चमक रही हैं। आउट इन द ट्रैंक्विल बे। और इनकी जो परछाई हैं वो इंग्लैंड की शांत खाड़ी में दिखाई दे रही है। जैसा कि आप देख रहे हैं ये जो छोटी छोटी सी इमेज हमें दिखाई दे रही है ये इंग्लैंड की पहाड़ियों की इमेज है। कम टू द विंडो। अब इसके बाद पोइट अपनी बिलविड को खिड़की पर बुलाते हैं। वो कहते हैं स्वीट इज द नाइट एयर। देखो ये रात की हवा कितनी शांत, कितनी स्वीट, कितनी मधुर है। ओनली फ्रॉम द लॉन्ग लाइन ऑफ स्प्रे। सामने देखो समुद्र में झाग की एक लंबी सी लाइन बनी हुई है। वेयर द सी मीट द मून ब्लांच्ड लैंड। बहुत ही फेमस वर्ब है, बहुत ही फेमस लाइन है, मून ब्लांच्ड लैंड। मून ब्लांच्ड लैंड का मतलब होता है चंद्रमा की रोशनी में नहाई हुई जमीन। तो वो कहते हैं कि लहरों के उठने के कारण समुद्र चांद की चांदनी से सफेद जमीन से जाकर मिलता है। मून ब्लांच्ड लैंड, जैसा कि आपने पिछली पिक्चर में देखा था कि जहां पर चांद की रोशनी गिर रही थी। लिसन, सुनो।
you hear the grating roar of pebbles which the waves draw back and fling. सुनो, अब तुम्हें क्या सुनाई देता है? तुम्हें कुछ समुद्री पत्थरों के, पीबल मतलब समुद्र के पत्थर, जैसा कि आप इस पिक्चर में देख रहे हैं, ये जो समुद्री पत्थर हैं, ये छोटे छोटे से पत्थर हैं, उनकी ग्रेटिंग रोर सुनाई देती है। ग्रेटिंग होता है इरिटेटिंग, उनकी इरिटेटिंग रगड़ खाने की आवाज सुनाई देती है। वो आवाज क्यों आती है? क्योंकि वेव्स, जो लहरें हैं, वो समुद्री लहरें उन्हें अपने साथ भागकर ले जाती हैं, एंड देन फ्लिंग, और वापिस आकर उन्हें यहां फेंक देती हैं। एट देयर रिटर्न अप द हाई स्ट्रैंड, जब वो लहरें वापिस आती हैं तो वापिस आती हुई लहरें पत्थरों को यहां फेंक देती हैं। लहरें पत्थरों को बार बार लाकर और बार बार ले जाकर फेंक रही हैं। बिगिन एंड सीज एंड देन अगेन बिगिन, पत्थरों को लेकर जाती हैं, लाती हैं और फिर दोबारा फेंक देती हैं, और इस तरह से बार बार ऐसा करने से ही एक रगड़ खाने की आवाज आ रही है। इन पत्थरों के बार बार गिरने से एक लो रिदम पैदा हो रही है, विद ट्रेमेंडस कैडेंस स्लो एंड ब्रिंग द एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस इन। ये जो दो फ्रेजेस हैं बहुत इंपॉर्टेंट है, मून ब्लांक्स लैंड एंड एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस। आप इन्हें अच्छे से याद कर लीजिएगा बच्चों, क्योंकि ये जो है ये बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट बन जाते हैं। तो वो कहता है कि लहरें पत्थरों को बार बार लाकर ले जाकर फेंक रही है, एक रगड़ की आवाज आ रही है, एक लो रिदम पैदा हो रहा है, और इसी शोर से एक एटर्नल नोट ऑफ सैडनेस पैदा होता है, और यहीं से जो पोएम की टोन पहले चीयरफुल थी, अब वो मेलंकली में कन्वर्ट हो जाती है। अब हम नेक्स्ट की तरफ चलते हैं। सोफोक्लीज लॉन्ग अगो हियर्ड इट ऑन द एजियन। अब पोइट को ये बात ध्यान में आती है कि हजारों साल पहले सोफोक्लीज ने भी इसे एजियन समुद्र के किनारे पर सुना होगा। एंड इट ब्रॉट इनटू हिज माइंड द टर्बिड एब एंड फ्लो ऑफ ह्यूमन मिजरी। जब वो एजियन समुद्र के किनारे खड़ा होगा और ऐसे सीन को उसने देखा होगा, तो उसके दिमाग में भी लहरों को इस तरह आते जाते देखकर ह्यूमन मिजरी का विचार आया होगा, और उसने इन लहरों को कनेक्ट करने की कोशिश की होगी। जैसा कि आपको पता है, सोफोक्लीज एक बहुत फेमस ट्रेजिडियन है, उन्होंने बहुत फेमस ट्रेजेडीज लिखी हैं, और मैथ्यू आर्नोल्ड ने बहुत ही फेमस एलिजी लिखी हैं। We also find in the sound a thought, hearing it by this distant northern sea। अब वो कहते हैं कि हम भी एजियन समुद्र से दूर यहाँ नॉर्दर्न सी पर, यानी कि यहाँ डोवर बीच पर खड़े हुए उसी साउंड ऑफ थॉट को सुन सकते हैं। यहां पर जो ये टाइड है ना, ये टाइड ह्यूमन मिजरी का मेटाफर बन जाती है। अब हम चलते हैं नेक्स्ट स्टैंजा की तरफ। बहुत फेमस लाइंस है सब की सब। द सी ऑफ फेथ वाज वंस, ये जो समुद्र में बात कर रहा है सी ऑफ फेथ, ये जो विश्वास का समुद्र था। विश्वास किसका? ह्यूमन फेथ, रिलीजियस फेथ, आसपास का जो लोगों पर, पीपल पर जो फेथ था। द सी ऑफ फेथ वाज वंस टू एट द फुल, वो जो समुद्र, वो जो फेथ का जो समुद्र था, उसने कभी धरती को समुद्र के पानी की तरह कवर कर रखा था। एंड राउंड अर्थ शोर लाइक द फोल्ड्स ऑफ ए ब्राइट ग्रिडल फर्ड। बहुत ही फेमस लाइंस हैं, बहुत ही जबरदस्त इमेजरी यूज की इन्होंने। वो कहते हैं कि जो विश्वास था, चाहे वो हम इंसानों के बीच में विश्वास हो, चाहे वो धार्मिक विश्वास हो, उस विश्वास ने कभी जो अर्थ है उसको समुद्र के पानी की तरह कवर कर रखा था।
और कभी वो हाई टाइड में था, जैसे अब डोवर बीच पर जो समुद्र है वो हाई टाइड में है, वहां पर एक भाटा आया हुआ है, वैसे ही कभी ह्यूमन फेथ वाले जो समुद्र है उसमें भाटा था। फेथ ने अर्थ को उसी तरह कवर्ड कर रखा था जैसे एक चमकती हुई बेल्ट, गिडल होती है बेल्ट, जैसे एक चमकती हुई बेल्ट ने वेस्ट कमर को कवर कर रखा है। ये जो कंपैरिजन मैथ्यू आर्नोल्ड ने किया है वो कंपैरिजन ये बताता है कि फेथ और वर्ड का रिलेशन लूज नहीं था बल्कि वो हाईली कनेक्टेड था, जैसे कि जो बेल्ट है वो कमर से जुड़ी हुई होती है। ये वो समय था जब फेथ ने सब कुछ आसान बना दिया था, बहुत सारी समस्याओं को सोल्व कर दिया था, फेथ ने लोगों को आपस में यूनाइट कर दिया था और फेथ के कारण जीवन में एक मीनिंग आ गया था। लेकिन अब क्या हुआ है? बट नाउ, पर अब आई ओनली हियर इट्स मेलंकली। एक्चुअली मैथ्यू आर्नोल्ड हमें यहां ये बताना चाहते हैं कि लोगों में क्रिश्चियनिटी पर जो फेथ था वो अब खत्म होता जा रहा है, क्योंकि विक्टोरियन एरा में आपको पता है ना, साइंस और टेक्नोलॉजी में बहुत ज्यादा तरक्की हो रही है, जिसके कारण लोगों का जो क्रिश्चियनिटी में फेथ है वो खत्म होता जा रहा है। स्पीकर बड़े दुखी हैं कि अब वो दिन बीत चुके हैं। अब समाज में फेथ उसी तरह से खत्म होता जा रहा है जैसे समुद्र के किनारे पर आकर लहरें खत्म हो जाती हैं। अब तो पोइट को क्या सुनाई देता है? इट्स मेलंकली लॉन्ग विथड्राइंग रोर। अब पोइट को जाती हुई टाइड के साथ फेथ के पीछे हट रहे कदमों की सोरोफुल रोर, एक दहाड़ ही सुनाई दे रही है। Retreating to the breath of night wind down the west edges dear and necked shingles of the world। अब जो फेथ है वो पहाड़ियों और पत्थरों से भरे हुए समुद्री किनारे पर रात के ठंडे हवा के झोंके छोड़ता है, जो कि वास्तव में उसकी सांसें हैं। यहां पर पोइट जो लास्ट लाइन उन्होंने बोली है ना, vast as dear and necked shingles of the world, वो कलरफुल मॉडर्न वर्ल्ड की छुपी हुई नेक्डनेस की एक फियरफुल पिक्चर हमें शो करते हैं। चलिए अब हम लास्ट स्टैंजा की तरफ चलते हैं। लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब पोइट यहां पर ये कहता है कि सारी दुनिया में फेथ खत्म हो चुका है, अब उसे जीने का जो सहारा है वो सिर्फ उसकी बिलविड का प्यार है। पोइट एकदम निराश है, वो अपनी बिलविड को कहता है, वो अपनी बिलविड की तरफ मुड़ता हुआ ये कहता है कि लव लेट अस बी ट्रू टू वन अनदर। अब हमें एक दूसरे के प्रति सच्चा और वफादार बनना है। क्यों बनना है? वो कहता है कि for the world which seems to lie before us like a land of dreams। वो कहता है कि ये जो संसार हमारे सामने फैला हुआ है वो तो like a land of dreams, वो तो सपनों की दुनिया की तरह अनरियल है। ये एक ड्रीमी वर्ल्ड है जो कि so various, so beautiful, so new, hath really neither joy nor love nor light, nor certitude nor peace nor help for pain। बहुत शानदार लाइंस हैं। वो ये कहते हैं कि ये ड्रीमी वर्ल्ड हमें देखने में तो बहुत सुंदर और नया लगता है, यहाँ बहुत सारी वैरायटी हैं, पर इसमें ना तो रियल जॉय है, ना ट्रू लव सच्चा प्यार है, ना ही नॉलेज है, ना ही सर्टेनिटी, सर्टिट्यूड मतलब सर्टेनिटी निश्चितता है, ना ही पीस है, ना ही दुखी व्यक्ति के लिए कोई सहानुभूति है। इस संसार में रिलीजियस फेथ समाप्त हो चुका है, अब केवल ट्रू लव और स्पिरिचुअल फेथ ही हमें हमारे कष्टों से छुटकारा दिला पाएगा। और लास्ट जो ये स्टैंजा है, जो लास्ट की 4 लाइन्स हैं, ना जाने कितनी बार कितने एग्जाम्स में पूछी जा चुकी हैं। एंड वी आर हियर ऑन द डार्कलिंग प्लेन स्वेप्ट विद कंफ्यूज्ड अलार्म्स ऑफ स्ट्रगल एंड फ्लाइट,
where ignorant armies clash by night. पोइट कहता है कि यहाँ अब जो हम इंसान हैं ये अंधकार और अज्ञान में डूब चुके हैं। हम मनुष्य एक दूसरे से लड़ रहे हैं, पर हम ये नहीं जानते हैं कि हम ऐसा क्यों और किसके लिए कर रहे हैं। चारों तरफ एक अनिश्चितता, भय और संदेह का वातावरण है। लास्ट स्टैंजा में पोइट आज के जो ह्यूमन बीइंग्स हैं, आज के जो इंसान हैं, उनकी तुलना एक सोल्जर से करते हैं। सोल्जर लड़ाई के मैदान में बिना जाने हुए लड़ता है कि वो किससे लड़ रहा है और वो क्यों लड़ रहा है। उसे तो केवल इतना ही मालूम होता है कि मेरा काम तो लड़ना और जीतना है, यही मेरा कर्तव्य है, यही मेरी ड्यूटी है। इसी तरह आज का जो मटेरियलिस्टिक संसार है, इसमें इंसान केवल दौलत और सुख की तरफ भाग रहा है। उसे नेम एंड फेम चाहिए। वो जीवन का जो रियल एम है, जो हमारा वास्तविक उद्देश्य है, वो उसे भूल गया है और वो उस सिपाही से कोई ज्यादा अच्छा नहीं है जो लड़ाई के मैदान में बिना उद्देश्य के लड़ता है। जहां इग्नोरेंस आर्मी क्लैश बाय नाइट, लड़ाई में फौजों को पता ही नहीं है क्यों लड़ना है, पर वो लड़ रही है। सो आई होप फ्रेंड्स आपको ये जो पोएम है अच्छे से समझ में आ गया होगा। अगर आपको मेरा ये प्रयास अच्छा लगा हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक और शेयर करना ना भूलें। अपने कमेंट में आप जरूर बताइए कि मैं और अपने आप को कैसे इंप्रूव कर सकता हूं। थैंक यू वेरी मच। हैव ए गुड डे।